जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं क्वालिटी और टिम्बर एंड वेव फॉर्म। बेटे, जैसा कि हमने साउंड चैप्टर स्टार्ट किया और साउंड चैप्टर में पढ़ लिया है कि साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नंबर 1 हमने बताया था कि आपको लाउडनेस होता है। क्या बताया था हमने? लाउडनेस होता है। और सेकंड हमने बताया था कि पिच होता है। और थर्ड हमने बताया पिच, टी यहाँ पर होगा, पिच होता है। और थर्ड हमने बताया था आपको कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वालिटी होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड से एसोसिएट होता है, पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट होता है, और ये वेव फॉर्म से एसोसिएट होता है। तो वेव फॉर्म से एसोसिएट होता है। तो ये दीज आर 3 क्वालिटी, दीज आर 3 प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज द एग्ज़ाम एंड डेली लाइफ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इसको बहुत केयरफुल्ली इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और उस केयरफुल्ली पढ़ने की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो क्वालिटी है। क्या है क्वालिटी, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्वालिटी आर द टिम्बर, quality or timber of the sound is that characteristic of the distinguishes the two sound of the same loudness। कह रहा है कि अगर अपने पास दो साउंड है और एक साउंड का हमारा लाउडनेस से, दोनों साउंड का लाउडनेस हमारा कैसा है, सेम है, और दोनों साउंड की हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो भी सेम है। साउंड की फ्रीक्वेंसी भी सेम है और साउंड का लाउडनेस भी सेम है, यानी एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो उसमें उन दोनों साउंड में जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं या डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं, तो जिस बेसिस पर डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं दैट इज़ द कॉल्ड वेव फॉर्म, उसी को हम वेव फॉर्म बोलते हैं। तो वेव फॉर्म इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज टेल्स टू मी या टेल्स टू अस द वेव फॉर्म ऑफ एनी वेव, या वेव पैटर्न कैसे किसी वेव का बनता है, इस बात को जो एक्सप्लेन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को वेव फॉर्म बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक वेव है और ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो आप बोलोगे साइनोसॉइडल वेव है। अगर ऐसे कोई वेव है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आप तुरंत बोलोगे कि कोसाइन वेव है। अगर कोई ऐसे वेव है और ये ऐसे चल रही है तो आप तुरंत बोलोगे ये ट्रेंगुलर वेव है। अगर कोई वेव है और वो वेव बहुत रैंडमली ऐसे चल रहा है तो आप बोलोगे कि ये रैंडम वेव है। कोई वेव है और ऐसे चलकर धीरे धीरे अपने एम्पलीट्यूड को 0 कर लेता है तो आप बोलोगे डैम्प्ड वेव है। कोई वेव है और कंटिन्यूसली ऐसे लंबे टाइम तक चल रहा है तो आप बोलोगे नेचुरल ऑक्सीलेशंस की पार्टिकल्स की वेव है। तो दीज और द वेव पैटर्न व्हिच इज डिसाइड द ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल, या हम कह सकते हैं कि जो ये बता रहा है कि ये पार्टिकल जो ऑक्सीलेट कर रहा है ये किस मैनर में ऑक्सीलेट कर रहा है, इसके ऑक्सीलेशंस यानी वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स को बढ़िया से जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है उसी को हम लोग वेव फॉर्म बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, आपको वेव फॉर्म समझाने के लिए क्या किया है कि 2 साउंड लिया है, लेकिन उन दोनों साउंड की हमने क्या रखी है, दोनों साउंड के लिए हमने एक मेजरमेंट रखा है। क्या है मेजरमेंट? कि हमने साउंड ए लिया है और साउंड बी लिया है। साउंड ए और बी दोनों का हमने लाउडनेस कैसे किया है, लाउडनेस हमने सेम किया है। ए और बी दोनों का लाउडनेस भी सेम किया है और फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम की है। अगर हम दोनों वेव की लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी अगर हम सेम कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उन डिफरेंट वेव से सेंसेशन हमारे कानों को प्राप्त होता है या हमको मिलता है, वो अगर उसका हम ऑक्सीलोस्कोप की हेल्प से वेव बनाएं तो वो दोनों वेव कुछ, अगर हमने एक ऐसे इमेजिन किया कि इस तरीके से अगर उनका वेव बनता है तो कुछ यही वेव बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग साइन वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइन वेव बोलते हैं कि ये दिस इज द साइन वेव। इनका लाउडनेस सेम है, इनका लाउडनेस का मतलब इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इनका जो वेव पैटर्न है वो डिफरेंट है। ये साइन वेव है और ये ट्रायंगुलर वेव है। ये कैसा वेव है? ये ट्रायंगुलर वेव है। तो एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट इनका वेव पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दीज वेव आर डिफरेंट टू ईच अदर। ये वेव क्या हैं? डिफरेंट हैं एक दूसरे से।
तो इनका जो करेक्टरिस्टिक है वो करेक्टरिस्टिक क्या है कि टू साउंड ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड और लाउडनेस, एम्पलीट्यूड का मतलब लाउडनेस से एसोसिएशन हो जाता है और सेम पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी से ये एसोसिएट हो जाता है, बट ऑफ द डिफरेंट वेव फॉर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक बात की कंक्लूजन निकल गई। क्या निकल कर आई वो कंक्लूजन? वो निकल कर ये आई कि द क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म। किसी म्यूजिकल साउंड की जो क्वालिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि वी हैव अ ट्यूनिंग फॉर्क। अपने पास क्या है? एक ट्यूनिंग फॉर्क है। आई होप आप ये जानते होंगे बहुत अच्छे से कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। और ये ट्यूनिंग फॉर्क है तो ट्यूनिंग फॉर्क की एक लिमिटेड या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है। सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्स, या आप कोई भी मान लो, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मान लिया हूँ। याद रखें कि अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम बार बार रबर पैड पर स्टक करके मार मार के हम बजाते हैं तो जितनी बार भी बजेगी ये सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड को निकालेगी, सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालेगी और एक ही साउंड निकालेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? ट्यूनिंग फॉर्क एक मोनोटोन निकालता है। क्या निकालता है? मोनोटोन निकालता है। सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम टोन बोलते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड को, या हम ये कह सकते हैं एक ही फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम क्या बोलते हैं बेटे? टोन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इससे पहले के लेक्चर में बताया है कि टोन मतलब होता है किसी आदमी की जो आवाज़ होती है वो टोन होता है, लेकिन किसी म्यूजिकल साउंड से निकलने वाली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम लोग नोट बोलते हैं। तो नोट इज़ द कॉम्प्लेक्स एंड मिक्सचर ऑफ द या कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड नोट, बट सिंगल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड टोन। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और जो ट्यूनिंग फॉर्क क्या निकाल रहा है? मोनोटोन से निकाल रहा है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की टोन निकाल रहा है। लेकिन अगर हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, कोई हम क्या करते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट। कोई अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और अब उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं? बजाते हैं। तो बजाने पर क्या वो सिंगल फ्रीक्वेंसी निकालेगा? तो सिंगल फ्रीक्वेंसी तो नहीं निकालेगा। डज नॉट कंटेन्स अ नोट। अब वो सिंगल और नोट क्या होता है ये आपको मालूम ही है। नोट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ऐसा मैं लिख ही देता हूँ, सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब इस सिंगल फ्रीक्वेंसी की तो साउंड को नहीं निकालेगा, फिर ये क्या निकालेगा? इट इज़ कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द सेवरल फ्रीक्वेंसीज। यही तो करेगा ये क्या करेगा? इट कंटेन्स, या हम ऐसे कर दें कि इट कंटेन्स, ऐसे लिखते हैं, इट कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वाइब्रेशन ऑफ द, या कह सकते हैं कंटेन्स ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे लिख लो, वाइब्रेशन ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। और इस सेवरल फ्रीक्वेंसी में जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड सबका तो सेम नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि एम्पलीट्यूड भी इनका डिफरेंट रहेगा। सेवरल फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड, इनका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर इसने, जानते हो, आपको एक चीज़ के लिए बता दिया, इनडायरेक्टली ये बता रहा है अभी, लेकिन हम आगे उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हमने इतना जान लिया कि ट्यूनिंग फॉर्क बजाते हो तो मोनोटोन्स उसमें से निकलते हैं, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है। लेकिन अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट एम्पलीट्यूड का बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशन से निकालते हैं, जिसको हम लोग नोट कह रहे हैं, टोन नहीं कह रहे हैं। याद रखना, हम क्या कह रहे हैं? नोट कह रहे हैं। टोन मतलब होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, नोट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फ्रीक्वेंसी। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड है ना, ये कहना क्या चाह रहा है आपसे? इस बात को भी आप ध्यान देना, गौर करना इस बात को। ये कहना ये चाह रहा है कि जो वाइब्रेशन ऑफ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्या कहना चाह रहा है कि जो वाइब्रेशन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है,
वाइब्रेशन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये जो कहना चाह रहा है यही है, एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। देखो आपसे ये बोला कि फ्रीक्वेंसी तो उसकी लोवेस्ट हो लेकिन एम्पलीट्यूड उसका क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हम ऐसे जो नोट मिल रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं कि वो हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन है या प्रिंसिपल वाइब्रेशन है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वाइब्रेशन। उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वाइब्रेशन बोल रहे हैं। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको बात, प्रिंसिपल वाइब्रेशन बोल रहे हैं उसको, या हम उसको फंडामेंटल क्या बोलेंगे, उसको फंडामेंटल वाइब्रेशन बोलेंगे, उसको फंडामेंटल वाइब्रेशन बोलेंगे। लेकिन याद रखना कि अब वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या एक ही ऐसे निकाल कर बंद कर देगा, ऐसे एक ही साउंड ऐसे निकालेगा और निकाल कर ऐसे बंद कर देगा? वो बहुत सारे साउंड को निकालेगा, बहुत सारे डिफरेंट एम्पलीट्यूड के ऐसे बहुत सारे साउंड को निकालेगा, एक ही निकाल कर तो बंद करेगा नहीं। लेकिन जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड रहेगी और सबसे अधिक एम्पलीट्यूड वाली कोई साउंड रहेगी, मान लो ऐसे कोई बहुत अधिक एम्पलीट्यूड का है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ऐसे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ऐसे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो उसे तो हम फंडामेंटल वाइब्रेशन बोलेंगे। लेकिन आगे वाले को क्या बोलेंगे, इन सब को क्या बोलेंगे, आगे को वाले को क्या बोलेंगे, तो उनको हम सब्सिडरी वाइब्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, सब्सिडरी वाइब्रेशंस बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो आप। हाँ, तो यहाँ पर सब्सिडरी वाइब्रेशन उसको बोलते हैं, उसी बात को हमने यहाँ पर नोट कर दिया कि एंड वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इंटीजर मल्टीप्लाइज बाई इट आर कॉल्ड द सब्सिडरी सेकेंडरी वाइब्रेशंस। आगे के जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो सब क्या होंगे, सब्सिडरी वाइब्रेशंस होंगे। और रिजल्टेंट वाइब्रेशन ऑब्टेन्ड बाय द सुपरपोजिशन, याद रखना कि सब्सिडरी वाइब्रेशंस बहुत सारे क्या हैं, एम्पलीट्यूड्स हैं और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें, तो उनकी सब को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं, यानी कि उनको रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। उस रिजल्टेंट वाइब्रेशंस को जो हम ऑब्टेंड कर रहे हैं उसको कैसे ऑब्टेंड कर रहे हैं, बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किससे ऐड कर रहे हैं, बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ऑल दीज वाइब्रेशन गिव्स द वेव फॉर्म। और वो जो सुपरपोजिशन से वेव मिल रही है वो वेव क्या बता रही है कि इसका जो वेव फॉर्म है वो वेव फॉर्म सब्सिडरी या कह सकते हैं कि फंडामेंटल मिलाने के बाद वो एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड है जिसमें सेवरल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर है, और इसका जो वेव फॉर्म है वो इसी बात को इंडिकेट करता है। वेव फॉर्म जो है वो इसी बात को इंडिकेट करता है कि जो ये साउंड बनी है, जो ये नोट बना है, ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, आई होप हमारी बात। ठीक है, तो आगे हम लोग और इसमें डिस्कस करेंगे जो कि क्वालिटी और टिम्बर है। इसी बात को हम लोग और समझते हैं, कैसे समझेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास 256 हर्ट्ज़ की, मान लो 256 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल नहीं है, मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क ही लेते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क है। और इसको हमने एक रबर पैड पर स्ट्रक करने के बाद सीआरओ के ऊपर, सीआरओ से कनेक्टेड जो माइक है उसके पास लेकर जाते हैं, तो माइक ने क्या किया, इसका एक वेव फॉर्म बना दिया, यानी कि इसका एक वेव पैटर्न बना दिया, इसका एक वेव पैटर्न बना दिया। हमारे पास एक दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कह रहे हैं कि वो पियानो है, और पियानो को हम पियानो भी उसी फ्रीक्वेंसी का है जो कि हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, 256 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का है, और इसका नाम पियानो है। इसका नाम क्या है, पियानो है। तो पियानो को भी हम बजाते हैं और पियानो भी 256 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का है, तो ये वो पियानो भी क्या करेगा, साउंड को निकालेगा। और जब हम उसको सीआरओ के पास लेकर जाते हैं तो माइक जो आउटपुट वाई से कनेक्टेड है सीआरओ का, वो भी उसका भी क्या करता है, एक वेव पैटर्न बना देता है, एक वेव पैटर्न बना देता है, और कुछ इस तरीके से उसका वेव पैटर्न बनाता है।
CRO का वेव पैटर्न बन रहा है ये ऐसे। तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होता है, पियानो का भी और ट्यूनिंग फॉर्क की दोनों की वाइब्रेशंस लेकिन डिफरेंट होते हैं। यानी कि वेव फॉर्म हम देखते हैं क्या होता है, वेव फॉर्म उनका डिफरेंट होता है। इसका साइन वेव बनता है, इसका साइन वेव बनता है, लेकिन इसका जो वेव बना है वो कैसे बना है, वो जो डिफरेंट वेव बना हुआ है इस वाले का, इसका जो है ये मिक्सचर ऑफ सब्सिडरी वाइब्रेशंस हैं इसमें क्या है, ये मिक्सचर ऑफ सब्सिडरी वाइब्रेशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, ये मिक्सचर ऑफ सब्सिडरी वाइब्रेशन है, सब्सिडरी वाइब्रेशंस हैं इसमें। यानी कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस हैं और उनको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाकर इनका एक रिजल्टेंट वेव बना दिया गया है। अभी जो हमने आपको समझाया वही यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसका एक रिजल्टेंट वेव बना दिया गया। यही जो सब्सिडरी वाइब्रेशन प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका जो म्यूजिक है वो म्यूजिकल क्या हो गया, नोट हो गया, वो म्यूजिकल क्या बना, नोट हो गया। ठीक है, और ये जो म्यूजिकल नोट है यही इस साउंड को क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो ये एक साइन वेव नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ सब्सिडरी वाइब्रेशंस है जो म्यूजिकल नोट्स है, और ये इसका जो यही शेप इसको क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वेव फॉर्म से ही हम पता कर लेते हैं कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग वेव फॉर्म है, जबकि उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होते हैं। फिर इससे हमारा एक कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन को भी देख लेते हैं हम। क्या कंक्लूजन निकालेंगे बेटा, उस बात को हम लोग यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। क्या कंक्लूजन है कि दस द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल साउंड, कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल साउंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सब्सिडरी वेव। देखो यहाँ पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सिडरी वेव इसमें रहेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इसमें साउंड का इन्वॉल्वमेंट होगा, और जितनी ज़्यादा साउंड का इन्वॉल्वमेंट होगा वो साउंड उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, यानी उतना ज़्यादा नोट उसमें होते चले जाएंगे। एंड देयर रिलेटिव एम्पलीट्यूड प्रेजेंट, और उसमें जो रिलेटिव एम्पलीट्यूड प्रेजेंट होता है इन इट द अलॉन्ग विथ द प्रिंसिपल नोट, वो किसके अलॉन्ग होता है, प्रिंसिपल नोट के अलॉन्ग होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहीं से एक बात और हम लोग समझेंगे, क्या है वो, कि डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट सब्सिडरी साउंड नोट। जैसे मैं अगर एक पियानो बजाऊं तो पियानो में बहुत सारे क्या होते हैं, कीज होते हैं। जितने ज़्यादा कीज उतने फ्रीक्वेंसी, और उतनी फ्रीक्वेंसी तो हम अगर उसको बजाते हैं तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साउंड, उतने ज़्यादा सब्सिडरी वेव होंगे। लेकिन अगर मैं एक फ्लूट बजाऊं, ऐसे मान लो ये मैंने एक फ्लूट बजाया, अब की बार क्या बजाया, मैंने एक फ्लूट बजाया। तो फ्लूट में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 उसमें होल होते हैं, और एक बार में 1 होल, 2 होल, 3 होल, 4 होल आप ऐसे ही बंद करके उसमें से कुछ डिफरेंट या सर्टेन फ्रीक्वेंसी ही निकाल सकते हो। तो उसमें भी सब्सिडरी वेव होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते हैं जितना कि पियानो में होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पियानो की जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि बांसुरी या फ्लूट की जो साउंड होती है वो कम कॉम्प्लेक्स होगी। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा सब्सिडरी नोट होगा उतनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और उतना ज़्यादा ही डिफरेंट कह सकते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ द रीजन ऑफ द वेव फॉर्म। ये सब वेव फॉर्म की वजह से है, या वेव फॉर्म बताता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सब के पीछे का जो लॉजिक है वो सब वेव फॉर्म है। तो हमने बहुत सक्सेसफुली आपको इंट्रोड्यूस करवाया क्वालिटी और द टिम्बर, क्वालिटी को ही टिम्बर भी बोलते हैं, एंड वेव फॉर्म का, जो कि हमारा लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड था। और हम नेक्स्ट आपको लेक्चर में जो डिलीवर करेंगे क्वालिटी वो होगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सोर्स ऑफ टू साउंड बाय देयर क्वालिटी। और इस लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।